हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बिदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूं संजीवनी सीरीज का पार्ट 18 लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़िए और थ्योरी पढ़ने के बाद में उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यू लगाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी? तो टेलीग्राफ सेवा थी, डाक सेवा थी, रेलवे थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉल सेंटर नहीं था। स्वतंत्रता के समय आम जनता के लिए टेलीग्राफ सेवा, डाक सेवा, जबकि कॉल सेंटर 21वीं सदी की सेवा है। कॉल सेंटर 21वीं सदी की सेवा है। भारत में डाक, तार, रेलवे को प्रारंभ करने का श्रेय डलहौजी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जमींदारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद की। यह गलत है, बाकी ये सब सही है। पट्टेदार प्रणाली बिचौलियों द्वारा अविलक्षित थी। भारतीय किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया और कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता। लेकिन गलत यह है, जो गलत है वही हमारा सही आंसर है। तो सही ऑप्शन इसका, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि व्यवस्था ही बना रहा। उस समय कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही, जिसका प्रमुख कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू भू व्यवस्था प्रणालियां थी, जिसमें कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ जमींदारी हड़प लेते थे। इन्होंने कृषि क्षेत्र की दशा सुधारने के लिए कुछ नहीं किया, अपितु इनकी रुचि तो किसानों की दुर्दशा को अनदेखा कर अधिक से अधिक लगान संग्रह तक सीमित थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान किसानों को खाद्यान्न फसलों की जगह नकदी फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिनका प्रयोग इंग्लैंड में लगे कारखानों में होता था। इन फसलों का उचित मूल्य भी किसानों को नहीं मिलता था, जिसके कारण भारतीय किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1850 में अंग्रेजों ने डैश की अवधारणा पेश की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी प्रभावित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रेलवे परिवहन। 1850 में अंग्रेजों ने रेल परिवहन की अवधारणा पेश की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी प्रभावित किया। अंग्रेजों ने भारत से कमाए गए अधिशेष लाभ को यहां अवसंरचना निर्माण में ऋण के रूप में निवेश किया, जिसका ब्याज भी लाभ के रूप में भारत से बाहर जाता रहा। भारत में प्रथम रेल 1853 में डलहौजी के कार्यकाल में बंबई से थाड़े के मध्य 34 किलोमीटर चली। अगला क्वेश्चन, पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। नगर निगम शहरों, कस्बों और गांवों के लिए एक स्थानीय शासी निकाय है। बाद में इसका निर्माण 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में भी हुआ था। नगर निगम को विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे गोवा और महाराष्ट्र में नगर पालिका, गुजरात में महानगर सेवा सदन, असम में पौर निगम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में पुर परिषद, केरल में नगर सभा और तमिलनाडु में मनुराई। अगला क्वेश्चन है, 1793 में किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने 1784 में
1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के अनुपालन में 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त, इसे इस्तिमरारी के नाम से भी जाना जाता है, इस व्यवस्था को प्रारंभ किया। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थायी बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में डैश शुरू की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो ये लाया गया था 1793 में। होल्ट मैकेंजी द्वारा भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महलवाड़ी प्रणाली। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम होल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 ईस्वी में लाया गया। यह ब्रिटिश कालीन भारत में राजस्व संग्रहण की एक विशेष विधि थी। इसके अनुसार प्रति खेत के आधार पर राजस्व निश्चित नहीं किया जाता था, बल्कि प्रत्येक महल, गांव या जागीर के अनुसार राजस्व निश्चित किया गया। इसलिए यह व्यवस्था महलवाड़ी पद्धति के नाम से जानी जाती है। समस्त महल सम्मिलित रूप से राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेल मार्ग। 1853 में भारत में अंग्रेजों द्वारा रेल मार्ग का निर्माण किया गया। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को बंबई के बोरी बंदर, कहां से? बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच चली। 27 सितंबर 1825 को विश्व में पहली ट्रेन, 27 सितंबर 1825 को ये विश्व में है, ये पहली ट्रेन चली थी। लंदन के डॉर्लिंगटन से स्टॉकटोन तक चली थी। 27 सितंबर 1825 को विश्व की पहली ट्रेन, लेकिन भारत के अंदर 16 अप्रैल 1853 में चली थी। अगला क्वेश्चन है, डैश में शुरू की नई राजस्व प्रणाली रैयतवाड़ी बंदोबस्त को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉम्बे डेक्कन। बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। इस प्रणाली के तहत भूमि राजस्व वार्षिक आधार पर तय किया गया था। यह व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। उस समय मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो थे। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1892 की बात है ये। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये 1892 में ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई थे। संसद सदस्य रहते हुए उन्होंने ब्रिटेन में भारत के विरोध को प्रस्तुत किया। उन्होंने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण धन बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन करके किया। इनकी पुस्तक पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें औपनिवेशिक काल की आर्थिक घटनाओं का विवरण मिलता है। इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया? तो वो कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी ने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की। उस वर्ष भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी और इसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया। यह किताब 1901 में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे, ऑप्शन डी सही है, दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता से पहले भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी के मापन को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से लगाया था। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल डैश के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता में। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, लेकिन यह मिल सफल नहीं हो सकी। इसके बाद वर्ष 1854 में आधुनिक सूती कपड़ा मिल का सफल कारखाना कावसजी डाबर द्वारा मुंबई में खोला गया था। इसके बाद से भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। मुंबई, सोलापुर, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, राजकोट, कोयम्बटूर, मदुरई, हाथरस, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, लुधियाना, अमृतसर आदि भारत में सूती वस्त्र के उद्योग प्रमुख केंद्र हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? तो यह की गई थी 1853 में। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। किसको? डलहौजी को। इन्हीं के समय में भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को की गई थी। पहली बार मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर का सफर किया गया। वर्ष 1925 में बॉम्बे से कुर्ला के बीच देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई। वर्ष 2019 में लखनऊ से नई दिल्ली के बीच भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। लखनऊ से नई दिल्ली के बीच 2019 में प्राइवेट ट्रेन। सन 1853 में डैश तक यातायात के लिए पहला रेलवे मार्ग खोला गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बॉम्बे से ठाणे। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली? तो ये 1853 में चली थी। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1820। बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में लागू हुआ था। इस राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है, जो बंगाल में लागू इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में जो इस्तमरारी बंदोबस्त था इसके विपरीत थी। स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो ये था, कौन था? तेजचंद। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। उस समय वर्धमान के राजा महाराजा धीराज बहादुर तेजचंद राय थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहां स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल में। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत का सर्वप्रथम जूट मिल रिसरा यानी जो बंगाल में है, यहां स्थापित किया गया था। जूट का प्रथम कारखाना 1855 ईस्वी में स्कॉटलैंड के एक व्यापारी जॉर्ज ऑकलैंड ने बंगाल में श्रीरामपुर के निकट स्थापित किया। इन कारखानों की संख्या 1939 में बढ़कर 103 हो गई। विभाजन के समय जूट के 112 कारखानों में से 102 कारखाने भारत के हिस्से में आए थे। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें एक बीघा भूमि के 5 कट्ठों में डैश बोया जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नील।
पंचकटिया नामक व्यवस्था में 1 बीघा जमीन की खेती में 5 कट्ठे में नील की खेती को करना अनिवार्य बना दिया गया था। इस व्यवस्था से किसान बहुत परेशान थे। यह परेशानी विद्रोह की शक्ल में उभरी तथा राजकुमार शुक्र के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया। यहां पर पंचकटिया है। अब देखिए रेलवे ने इसको इस क्वेश्चन को ऐसे ही फ्रेम किया, पंचकटिया सत्याग्रह। आपने 3 कटिया पढ़ा होगा, हो सकता है 3 कटिया अलग हो। चलिए देखते हैं, आगे मिलेगा। वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में डैश को शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा दिया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण प्रत्येक ग्राम महल के आधार पर किया जाता था। वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में वर्ष 1830 में लागू किया गया था। इसके तहत कुल 30% भूमि सम्मिलित थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश में शुरू की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1793 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था को डैश और मद्रास में शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बंबई में। डैश ने इजरेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने, कब की बात है, 1772 की, वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य था अधिक भू राजस्व वसूल करना। इस व्यवस्था की 2 मुख्य विशेषताएं थी। एक पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने डैश को सौंप दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने आधुनिक वाराणसी में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बाद में इस महाविद्यालय को पंडित मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया गया, जिसे उन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से पुनः स्थापित किया। एशिया का पहला शैक्षिक सम्मेलन इसी विश्वविद्यालय के मैदान में आयोजित किया गया था। सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता, अब कोलकाता हो गया है, में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। इसकी स्थापना 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय विलियम जोन्स ने कलकत्ता में की थी। 1984 से एशियाटिक सोसाइटी को भारत के संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। अगला है, 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए डैश कॉलेज शुरू किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संस्कृत कॉलेज।
1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविड हेयर। डेविड हेयर स्कॉटलैंड के घड़ीसाज थे। उन्होंने बंगाल क्षेत्र में बहुत से शैक्षणिक एवं कल्याणक कार्य किए। राजा राम मोहन राय ने देशवासियों के मध्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए अत्यधिक प्रयत्न किए तथा डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा। वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा से है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड ने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच कहा गया। समिति की मुख्य सिफारिश प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में तथा उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जाए। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग का गठन, व्यावसायिक शिक्षा पर बल, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर बल दिया जाने का सुझाव दिया गया था। देश में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली की पेश की जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1854। किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्ता के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान दास ने। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित एक विश्वविद्यालय है। ये 10 फरवरी 1921 को भगवान दास ने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर काशी विद्यापीठ की स्थापना की। इससे पहले काशी विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1995 में महात्मा गांधी के सम्मान में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। काशी विद्यापीठ ब्रिटिश भारत में भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी 1916 में। हॉर्डिंग द्वितीय जो 1910 से 16 तक का इनका कार्यकाल था, इन्हीं के कार्यकाल में पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद अहमद खान ने। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 की बात है के रूप में विकसित हुआ। सर सैयद अहमद खान का जन्म वर्ष 1817 में दिल्ली में हुआ था। इन्होंने 1857 के विद्रोहों के कारण स्पष्ट करने के लिए द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक लिखी। सर सैयद को मुस्लिम सुधारक माना जाता है। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1882 में। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में रिपन ने की थी, ठीक है, 1882 में की गई थी। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग में 8 भारतीय सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? तो ये किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। (1884) में डेक्कन एजुकेशन ऑफ सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी, ऑप्शन पहला सही है, विष्णु शास्त्री,
चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1884 में डेक्कन एजुकेशन ऑफ सोसाइटी की स्थापना पुणे में विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। वयस्क शिक्षा संगठन अडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने की थी। उन्होंने धार्मिक तथा साहित्यिक संगठन में अहम योगदान दिया था। उनकी दो शाखाएं थी, मराठी ज्ञान प्रसारक मंडली और गुजराती ज्ञान प्रसारक मंडली। इन्हें भारत का वयोवृद्ध यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1835। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 भारतीय परिषद का विधायी अधिनियम था। इसके द्वारा समाज में केवल उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती थी तथा फारसी की जगह अंग्रेजी को न्यायालयों की भाषा बना दिया गया। अंग्रेजी पुस्तकों की छपाई मुफ्त में होने लगी और उन्हें सस्ते दामों में बेचा जाने लगा। ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1835 में। चलिए अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है डैश अ नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। यहां पर और भी पुस्तक है, उनके लेखक दिए हुए देख लेते हैं। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। केवल नेशन गोपाल कृष्ण गोखले की है। भारत विभाजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। विधवा पुनर्विवाह महादेव गोविंद रानडे की है। डैश द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लिटन। देसी प्रेस अधिनियम वायसराय लिटन द्वारा 1878 में पास किया गया था। इस एक्ट में भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पत्रिकाओं पर नियंत्रण लगा दिया गया, परंतु अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर यह लागू नहीं हुआ। परंतु ऐसी सामग्री छापने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान था जिससे जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष पनपने की संभावना हो। यह मुख्यतः राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को दबाने के लिए लाया गया था। इस अधिनियम के पारित होने के अगले ही दिन कोलकाता से बांग्ला में प्रकाशित अमृत बाजार पत्रिका को अंग्रेजी दैनिक पत्र बना दिया गया, जिसके संपादक शिशिर कुमार घोष थे। इस एक्ट के तहत समाचार पत्रों को न्यायालयों में अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। इसे मुंहबंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। रिपन ने 1882 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ में इनमें से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राप्त गोपतार। 1854 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ रास्त गोफार यानी द ट्रूथ टेलर बॉम्बे में एंग्लो गुजराती पत्रिका प्रकाशित की गई थी। इसे दादा भाई नौरोजी और खरसेद जी कामा द्वारा शुरू किया गया था। बॉम्बे हेराल्ड ये किसने लिखी थी? विलियम एस बर्नर ने 1790 में। सोम प्रकाश ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णयात्मक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना गुजराती भाषा में गांधी जी ने की थी। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को बांझ एवं वेश्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 825 और आज का अंतिम क्वेश्चन, किस समाज सुधारक ने वर्ड परिचय नामक पुस्तक लिखी थी? तो
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण के प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक हैं। उन्हीं के प्रयासों से वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। बंगाली भाषा में उन्हें वर्ण परिचय यानी बोर्नो पोरिचोय नामक पुस्तक लिखी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक हम संजीवनी सीरीज के पार्ट 18, 17 अपलोड कर चुके हैं और ये पार्ट 18 है और क्वेश्चंस इसमें 825 क्वेश्चन अब तक हो गए हैं विद डिटेल। तो आप क्या करिएगा, अभी इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और शुरू से लेकर एंड तक आप सभी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है और एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको जरूरत है कि अब आप इन सभी एमसीक्यू की वीडियो को बार बार देखें, सो दैट आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाए। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।